हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी ए देवांश शर्मा नई ऑडिट की सीरीज लेके आ गया है। साथ में अब कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें मेमोरी टेक्निक होंगी क्वेश्चन बैंक के साथ। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, पंकज गर्ग भी ले सकते हो, या कोई दूसरे क्वेश्चन बैंक अगर मार्केट में अवेलेबल है आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। तो उनके बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे मेमोरी टेक्निक के साथ। ठीक है, मैं आपको ऐसे कराता हूँ कि आपके मार्क्स जितने भी एग्जाम में आते हैं या आ रहे हैं, तो उनमें आपका एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स का गेन होगा ही होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे कराता हूँ, और अगर और ज़्यादा ढंग से करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्निक को। हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम, कि मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो हमें बताना है कि मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसकी निमोनिक मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसकी निमोनिक है डी लास्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जहाँ पे भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बुक में, जो भी नंबर का क्वेश्चन है वो लिखिए आप, उसके सामने लिख लीजिए दी लास्ट फ्रीक्वेंसी, एफ बी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको आप चाहे तो इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। डी लास्ट फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा हमारा, पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे हम। पॉइंट आता है हमारा डी से डिवाइजिंग है स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑडिटर होता है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करके क्या करता है, पॉलिसी डिवाइस कर सकता है। ठीक है, और वो पॉलिसी जो हमारी होनी चाहिए वो कवर करनी चाहिए तीन चीज़ों को, स्कोप को, ऑब्जेक्टिव को, अथॉरिटी को। ठीक है, किसकी स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अथॉरिटी को, जो मैनेजमेंट ऑडिट फंक्शन है। ये पहला पॉइंट हमारा जाता है डिवाइजिंग ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारा लोकेशन, एल से लोकेशन। डी लास्ट फ्रीक्वेंसी था ना, एल से लोकेशन। तो इसमें आएगा हमारा लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में किस लोकेशन पे हमारा ऑडिट फंक्शन है। तो इसमें बताते हैं कि हायरार्किकल स्टेटस क्या है मैनेजमेंट ऑडिटर का टीम के अंदर, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा एलोकेशन ऑफ पर्सनल। एलोकेशन ऑफ पर्सनल में आएगा हमारा कि जो भी हमारे टीम के अंदर पर्सनल्स हैं, जो भी हमने हमारे यहाँ पे टीम एम्प्लॉयड है, उन लोगों को एडिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज़ के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, सारे एस्पेक्ट्स का उनके ऊपर उनके पास एक एडिकेट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, उन एरिया में हम उन पर्सनल्स को एलोकेट कर देंगे। जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे हाईली एक्सपीरियंस लोगों को हम रखेंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू लो रिस्क एरिया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एस से स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग हमारी क्यों दी जाएगी, इसलिए जाएगी ताकि हम मेंटेन कर सकें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, और इसी वजह से हमें एडिकेट और कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करना चाहिए ऑडिटिंग को। ठीक है, तभी तो वो अपडेट रहेंगे एडिकेट जब ट्रेनिंग होगी उनकी। उसके बाद हमारा आता है टी से टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा कि हमें टाइम और कॉस्ट को, जो कि हमारी ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व है, उसको एडिकेट कंसिडरेशन देनी है हमें। इसको एडिकेट कंसिडरेशन देनी है जो कि हमारी टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व है ऑडिट को कंडक्ट करते टाइम। ठीक है, उसको हमें एडिकेट कंसिडरेशन देनी है। उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, जो हमने लास्ट वर्ड पढ़ा था डी लास्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें होता है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट हमें कैसे डिटरमाइन करनी है, मतलब हमें कितनी जल्दी जल्दी ऑडिट करनी है, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं दो चीज़ों के बेस पे। एक तो हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्री में उसमें, दूसरा हम टॉप मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करके भी डिसाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कि हमें फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, कितनी जल्दी जल्दी हमें ऑडिट को कंडक्ट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट को। तो इसलिए दोस्तों मैनेजमेंट ऑडिट का हमने न्यूमेरिक के साथ कर लिया है, इसका बनता है डी लास्ट फ्रीक्वेंसी। डी फोर हमारा बना। तो वैसे तो मैं आपको बताता हूँ इसमें दोबारा रिवाइज करने में टाइम जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। डी से बनेगा डिवाइजिंग स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, और एल से बनेगा लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ए से बनेगा एलोकेशन ऑफ पर्सनल, फिर एस से बनेगा स्टाफ ट्रेनिंग, टी से बनेगा टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स, और फ्रीक्वेंसी हमारा लास्ट था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। तो आई होप आप इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। पहले थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा याद करने में, अब आपको आसान हो जाएगा। आप बस इसका मल्टीपल रिवीजन करिएगा। ठीक है।
मार्क्स इसमें अच्छे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें सारे कीवर्ड्स कवर्ड हैं हमारे, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनेयर। ठीक है, अब इस दोस्तों मैं आपको इसकी निमोनिक बताता हूँ क्या है। इसकी हमारी निमोनिक है, सीए ने हाईलाइट किया इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। किस चीज़ को हाईलाइट किया? इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन को। सीए ने क्या हाईलाइट किया? सीए ने हाईलाइट किया इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। तो दोस्तों अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनेयर क्या होता है, पहले हमें उसके बारे में बताना है कि बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट ऑडिट को हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चनेयर के थ्रू इसमें मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी जाती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, और हम मेजर कर सकते हैं क्या, करंट परफॉर्मेंस को। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनेयर। हमारा ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सीए ने हाईलाइट किया इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। तो दोस्तों आप इसको सबसे पहले क्वेश्चन जहाँ पे भी है ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीए ने हाईलाइट किया इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। अब हम आगे आते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्वेश्चनेयर क्या होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारा नोटिंग कर ली होगी। देखिए सी से हमारा पहला पॉइंट आता है, कंप्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करनी है हमें। क्या करनी है? कंप्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करनी है। किसकी? ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की और असाइन टास्क की। दो चीज़ों की हमें कंस्ट्रक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की और उसको जो हमने टास्क असाइन करे हैं उन दोनों की। फिर आता है ए से हमारा आता है अप्रेजल करना है हमें। किस चीज़ का? मैनेजमेंट के एक्शंस का, ताकि ये पता चल सके कि वो अकम्प्लिश कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को या नहीं। किस चीज़ का अप्रेजल करना है हमें? मैनेजमेंट के अप्रेज एक्शंस का, ताकि हम ये पता कर पाए कि वो क्या अकम्प्लिश यानी अचीव कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को या नहीं। फिर आता है हाईलाइट। हाईलाइट से हमारा हमें क्या हाईलाइट करना है इसमें? हाईलाइट करनी है हमें वीकनेस और डेफिशिएंसीज अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें पता चलती हैं। ठीक है, हाईलाइट तो वीकनेस और डेफिशिएंसीज को ही करेंगे ना। उसके बाद आता है हमारा इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट करते हैं कि इफेक्टिवनेस से मैनेजमेंट फंक्शन का रिव्यू किया। तो देखिए इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट है हमारा, इसमें इवेल्युएट करना है इफेक्टिवनेस को। किसकी इफेक्टिवनेस को? जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, कि वो क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इफेक्टिव है या नहीं है, ये इवेल्युएट करना है। क्या? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, हमें रिव्यू करना है मैनेजमेंट फंक्शन को। किसको? मैनेजमेंट फंक्शन को। किससे रिलेटेड? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सबसे रिलेटेड हमें मैनेजमेंट, ये जो सारे मैनेजमेंट फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सबको रिव्यू करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बात तो ये समझ में आ गया। तो एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूँ ये कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा मैनेजमेंट क्वेश्चन का। ये होगा, सी ने हाईलाइट किया इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। सी से कंप्रिहेंसिव कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करनी है दो चीज़ों की, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की और असाइन टास्क की। अप्रेजल करना हमें किसका? मैनेजमेंट के एक्शंस का। हाईलाइट करनी है हमें दो चीज़ें, वीकनेस और डेफिशिएंसी। उसके बाद हमें रिव्यू करना है क्या? मैनेजमेंट फंक्शन। किससे रिलेटेड? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड। फिर लास्ट में हमारा पॉइंट आता है कि हमें इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करनी है। किस चीज़ की इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करनी है दोस्तों? हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। ठीक है, कि क्या हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस आंसर में थोड़ा सा दो तीन पॉइंट हो रहा है बस, ये इंपॉर्टेंट है और ईजी भी बहुत है। देखिए क्या करना है हमें, हमें बताना है कि हमें ना तीन पॉसिबल आंसर होते हैं जब हमारा क्वेश्चन होता है। या तो यस होगा या नो होगा या नॉट एप्लीकेबल होगा। यस का होता है अगर हमारी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल होती है तो हम यस बोलेंगे, और इसके लिए कोई भी रिटर्न एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है ऑडिटर को देने के लिए। नो जब होता है जहाँ पे परफॉर्मेंस अनएक्सेप्टेबल होती है, और इस जब अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन भी राइटिंग में लेनी पड़ती है। उसके बाद आती है एन ए। एन ए मीन्स नॉट एप्लीकेबल। अगर क्वेश्चन ही एप्लीकेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इग्नोर करेंगे उसको, सीधी सी बात है। ठीक है, तो और वहां पे एन ए लिख देंगे कॉलम में हम। अब इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए इम्पोर्टेंस इसकी हमारी ये है कि ये ना मैनेजमेंट ऑडिटर्स को एनेबल करता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके उन एलिमेंट्स को जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफिकल्टीज या डेफिशिएंसीज को फेस कर रही है।
ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन ए वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, निमोनिक के साथ। तो आप इसकी भी एक बार निमोनिक नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं की है। सीए ने हाईलाइट किया इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। बाकी सारा समझ समझ के करना है। आप सोचिए अगर एक भी क्वेश्चन इनमें से लग गया तो आंसर में इतनी एक्यूरेसी होगी कि नंबर पूरे ही मिलने हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, इसकी निमोनिक है, सबसे ऊपर लिखिए, सर ने ओरली क्वेश्चन पूछा। सर ने क्या करा? ओरली क्वेश्चन पूछा। सर ने क्या करा? ओरली क्वेश्चन पूछा। मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ओ से बनेगा हमारा ओरल रिपोर्ट, आई से बनेगा इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट, और आर से बनेगा हमारा रिटर्न रिपोर्ट। ठीक है, और एस से हमारा बनेगा समरी रिटर्न रिपोर्ट। एस से बनेगा हमारा समरी रिटर्न रिपोर्ट। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ओरल रिपोर्ट क्या होती है? इमरजेंसी के केस में ओरल रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद इसको रिलायबल नहीं मानते हम, क्योंकि इसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। उसके बाद लेकिन ये करेक्टिव एक्शन टाइमली हम ले सकें, इस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, हमारी बात आती है इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट की। जो हमारी इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट होती है वो हम इशू करते हैं उस केस में जहाँ पे किसी भी मैटर की अर्ली कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट हो। किसी भी मैटर की अर्ली कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे हम इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट देते हैं ताकि मैनेजमेंट को हम इन्फॉर्म कर सकें रेगुलर रिपोर्ट से पहले, क्योंकि रेगुलर रिपोर्ट में टाइम लगेगा इस वजह से। फिर आता है रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट जो होती हैं हमारी, ये फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जिन्हें कि हम सबमिट करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसको सबमिट कर देंगे, तो हम इसको बोलते हैं रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। दोस्तों इसके बाद हमारी समरी रिटर्न रिपोर्ट आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसको हम फ्लैश रिपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लैश रिपोर्ट। तो इसकी निमोनिक भी वैसे बनी हुई है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, फ्लैश रिपोर्ट। ठीक है, इसकी निमोनिक है ये, फ्लैश रिपोर्ट्स आर इशूड इन समराइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। फ्लैश रिपोर्ट को हम कैसे इशू करते हैं? कैसे करते हैं? समराइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। फ्लैश रिपोर्ट का मतलब समरी रिपोर्ट। फ्लैश रिपोर्ट्स को हम कैसे इशू करते हैं? ये निमोनिक है दोस्तों, फ्लैश रिपोर्ट्स आर इशूड इन समराइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। आइए रिटर्न समरी रिपोर्ट। रिटर्न समरी रिपोर्ट को हम फ्लैश रिपोर्ट तो कहते ही कहते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। देखो अभी निमोनिक है, एस एस से समराइज बन जाएगा, एच से हाईलाइट बन जाएगा, ठीक है, और ए से ऑडिट कमेटी बन जाएगा, और समराइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर हमने पहले पढ़ा हुआ, ये पॉइंट तो हमारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे इसमें दोस्तों। देखिए समराइज रिपोर्ट हम क्यों बोलते हैं? देखिए ये जो रिपोर्ट्स होती हैं समराइज करती हैं बहुत सारी इंडिविजुअल रिपोर्ट्स को, ठीक है, किस बेसिस पे? इंटीग्रेटेड अप्रोच के बेसिस पे। इसकी वजह से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है वो फैसिलिटेट होता है, यानी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, आसानी हो जाती है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, कहने का मतलब ये मैनेजमेंट एक्सपेक्शन बाय एक्सेप्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करते हैं कि ये जो हमारी समरी रिटर्न रिपोर्ट होती है ये हमारी इसके अंदर होती हैं, क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट यानी सिग्निफिकेंट हाईलाइट्स होती हैं। किस चीज़ की? उन चीज़ के लिए जिनका हम इमीडिएट अटेंशन टॉप मैनेजमेंट को हमें देनी होती है उन चीज़ों में। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो सस्पेक्टेड डिफाल्केशंस होते हैं, यानी किसी ने पैसा गबन कर लिया, हमें ऐसा शक है, तो ये रिपोर्ट जो ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करती है, और मैनेजमेंट जो है उसको क्या कहते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैश रिपोर्ट। उसके बाद एक चीज़ बताई गई है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस होती है नंबर ऑफ कंपनीज के अंदर, कि ये इशू करते हैं फ्लैश रिपोर्ट को फ्रिक्वेंटली। ठीक है, कैसे? समराइज करके कॉम्प्रहेंसिव मैनर में, जहाँ की केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैनेजमेंट उनको पढ़ सकता है। उसका बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये कहता है कि जो हम रिपोर्ट इशू करते हैं, किसके लिए करते हैं? ऑडिट कमेटी के लिए और अदर टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, जिनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो क्या करें, गो थ्रू हो जाएं एलेबोरेट रिपोर्ट्स को, यानी वो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को गो थ्रू नहीं कर सकते हैं, एलेबोरेट रिपोर्ट्स को गो थ्रू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए बनाई जाती है, दो लोगों के लिए। किसके लिए?
ऑडिट कमेटी के लिए और टॉप लेवल मैनेजर के लिए जिनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता एलेबोरेट रिपोर्ट को गो थ्रू करने के लिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप 2 बार देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो इसमें। ठीक है, लेकिन आपको इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि अगर आपने ये कर लिया तो ऑडिट में रिस्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन हो आज का ये। देखिए फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन आ रहा है, जनरल गाइडलाइंस वाइल ड्राफ्टिंग द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की उम्मीद कम है। हाँ, अगर बाई चांस एग्जाम में आ गया तो इतना दुख होगा कि फ्री के नंबर चले गए। खाली पॉइंट लिखने हैं एक एक लाइन में बस। तो ये तो जाना ही नहीं चाहिए अगर बाई चांस एग्जाम में आ भी जाता है तो। इसकी दोस्तों मैंने निमोनिक बनाई है, तो आपको वो शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक्स में। फोर्ट को देखने यानी फोर्ट को व्यू करने के बाद उसके स्कोप की समरी बनाई। कब बनाई समरी? फोर्ट को व्यू करने के बाद उसके स्कोप की समरी बनाई। किसकी समरी बनाई? स्कोप की समरी बनाई। किसके बाद? फोर्ट को व्यू करने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आंसर पे। देखिए, सबसे पहले हमारा बनेगा जो फोर्ट के अंदर हमारा टी आता है उससे बनेगा टाइटल। हमारा टाइटल कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। उसको देख के पता चल जाए कि किसके बारे में है ये। शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव। देन आता है हमारा ओ से ऑब्जेक्टिव। फोर्ट में ऑब्जेक्टिव आता है ना, ओ से ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम डिस्क्राइब करेंगे हमारा कि हमारे ऑडिट असाइनमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है। किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव? ऑडिट असाइनमेंट का। उसके बाद हमारी बात आती है स्कोप की। स्कोप में हम क्या करते हैं भाई? जो भी हमने जिस भी एक्टिविटी का ऑडिट किया है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, वही तो हमारा स्कोप बनता है। ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को ही हम कहते हैं कि हमारा स्कोप है। उसके बाद एफ से बनता है हमारा, फोर्थ का जो एफ था उससे बनेगा फाइंडिंग, कंक्लूजन, ओपिनियन। एफ से फाइंडिंग, फाइंडिंग, कंक्लूजन, ओपिनियन। देखो, फाइंडिंग जो है हमारी डिस्कस होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवली। कैसे डिस्कस करनी है फाइंडिंग्स? कॉम्प्रिहेंसिवली। और कंक्लूजन ओपिनियंस जो है वो फाइंडिंग के बाद आते हैं, यानी नॉर्मली फॉलो करते हैं वो फाइंडिंग को। यानी पहले हम फाइंडिंग लिखेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन ओपिनियन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ के अंदर आर भी आता है। तो आर से आएगा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है उसके लिए हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अवॉइड करना है डिटेल्ड प्रोसीजर्स देने से। ठीक है, हम क्या करेंगे? ज़्यादा डिटेल प्रोसीजर्स नहीं देंगे। रिकमेंडेशन दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल्स प्रोसीजर्स नहीं बताएंगे। ठीक है, वरना बंदा परेशान हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना है। फिर आता है लास्ट में हमारा ऑडिटी व्यू। ऑडिटी व्यू में हमें क्या करना है? ऑडिटी व्यू, ऑडिटी व्यू कैसा होता है कि जो हमने कंक्लूजन्स या रिकमेंडेशन दी हैं, ठीक है, उसके अंदर हम जिस बंदे की ऑडिट हो रही है उसके अंदर हम ऑडिटिव व्यू को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में। क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं ऑडिटिव व्यू को एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, अगर उनका कोई, जिसकी ऑडिट हो रही है उसका कोई कंक्लूजन रिकमेंडेशन है तो। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, समरी। ठीक है, देखो अगर हम लॉन्ग रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो हमारे जो कंक्लूजन या रिकमेंडेशन हैं, ठीक है, उनकी समरी एंड में दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ कि आपका हो गया होगा। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फोर्ट को व्यू करने के बाद उसके स्कोप की समरी बनाई। देखो कितना आसान है। अगर बाई चांस एग्जाम में आ गए तो हाथ मलते रहते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहेवियरल एस्पेक्ट जो एनकाउंटर करता है ऑडिटर मैनेजमेंट ऑडिट में, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो इसके बाद मैं सेकंड पार्ट में और क्वेश्चन डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में मुझे बता दें कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बाकी चैप्टर्स के फिर मैं डाल दूंगा। तो देखिए, इसकी निमोनिक नोट डाउन कर लीजिए। उससे पहले आप बिहेवियरल एस्पेक्ट वाले की, इसकी निमोनिक है सर ने ऑफिस में प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर क्रिएट किया हुआ है। क्या करा हुआ है सर ने? प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर क्रिएट करा हुआ है। क्या करा हुआ है? प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर क्रिएट करा हुआ है। किसने किया हुआ है? सर ने। सर ने ऑफिस में प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर क्रिएट किया हुआ है।
ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि हम बताना है कि स्टाफ लाइन कन्फ्लिक्ट होता है जनरली, क्योंकि जो हमारा ऑडिटर होता है ना, मैनेजमेंट ऑडिटर, उसके अंदर ना सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स होता है। उसको लगता है तू ही सबसे महान है, ठीक है। और कई बार इसी वजह से वो ना लाइन को वाले लोगों को सुनता भी नहीं है। और साथ में इसी वजह से जो लाइन वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्टाफ कह सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है। नॉन कोऑपरेट करते हैं, उसके साथ वो साथ नहीं देते फिर वो मैनेजमेंट ऑडिटर का। उसके बाद है कंट्रोल आता है। कंट्रोल में क्या मतलब, जो लाइन पीपल होते हैं उन्हें डर होता है, उन्हें फियर होता है कि उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है मैनेजमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे, इसलिए उसका कोऑपरेशन करते ही नहीं। उन्हें लगता है तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बिहेवियरल प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आपने देख लिया दोनों तरफ से बिहेवियर की प्रॉब्लम है, स्टाफ की तरफ से भी और लाइन की तरफ से, दोनों कन्फ्लिक्ट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये तो था, हमने जो निमोनिक बताई थी, सर ने भाई क्या करा ऑफिस में, प्रोटेक्टिव एटमोस्फेयर क्रिएट कर दिया। तो अब ये वाला बिहेवियरल एस्पेक्ट तो खत्म हो जाएंगे ना। कैसे खत्म होंगे? देखिए ऐसे खत्म होंगे। सबसे पहले हमने पॉइंट करा, इसका हम सर देख लेते हैं, वैसे तो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही कहते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना सर ने, तो देखिए प्रोटेक्टिव से क्या बनेगा, ऑडिटर को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ऑडिट जो है पार्ट है एक ओवरऑल प्रोग्राम का, जिसमें कि वो रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए? प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट के लिए। किस लिए रिव्यू कर रहे हैं? प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट के लिए, दो चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सर्विस, ऐसे सर्विस, ठीक है। सर का ऐसे ना, उससे सर्विस आएगा। तो उसमें ऑडिटर को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो ऑब्जेक्टिव है रिव्यू करने का, क्या है ऑब्जेक्टिव रिव्यू करने का, वो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करना है ऑल फिजिबल मैनेजल डायमेंशंस में। जितनी भी हमारी फिजिबल मैनेजल डायमेंशंस हैं उन सब में मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आई, सर का आई। इसमें आता है इंटरफेरेंस, ठीक है। देखो, हमें परफॉर्म करते टाइम जब भी हम रिव्यू परफॉर्म करेंगे तो मिनिमम इंटरफेरेंस करेंगे रेगुलर ऑपरेशंस के साथ। यार अगला बंदा काम हम उसको करने नहीं देंगे रिव्यू में, तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हमें मिनिमम इंटरफेरेंस करना है जब भी हम परफॉर्म करेंगे क्या, रिव्यू। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, ये वाला सेकंड लास्ट पॉइंट है कि रिकमेंडेशन। सर का आर है ना लास्ट वाला, सर का आर, इसमें रिकमेंडेशन देनी है। तो इसमें क्या होता है कि हमें इन्वॉल्व करते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को किसमें, रिव्यू प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जब भी हम, और उसकी जो फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन होती हैं ऑडिट रिपोर्ट को हम फॉर्मली रिलीज करने से पहले क्या करेंगे, हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनकी फाइंडिंग और रिकमेंडेशन को लेके हम क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनको हम इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट देने से पहले या फॉर्मल रिपोर्ट रिलीज करने से पहले। फिर हमारा लास्ट आता है, ये बहुत आसान है, और सबसे पहले वैसे यही पॉइंट लिखना चाहिए हमें, कि हमें एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करना है जिसमें ट्रस्ट और फ्रेंडलीनेस हो। तो सारा बिहेवियर एस्पेक्ट तो खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये सीरीज अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है भाई, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, ज़्यादा लंबी करेंगे नहीं इसको, ठीक है। आपका इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए ना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़।